This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर हम रोज़ाना की बुनियादों पर बात करते हैं, बिज़नेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बैनुल-अक़वामी और मुकामी मंडियाँ और इसके साथ साथ अखबारात की अहम सुर्खियाँ, और साथ साथ आपको बताता चलूँ कि सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिको इकोनॉमिक इश्यूज़ और जो कन्फ्यूजन हमारी सोसाइटी में क्रिएट कर दी गई है कि हम एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू हो गए हैं, एक दूसरे के मुहिब वतन होने या एक दूसरे की हुब्बुल वतनी के जज्बे के ऊपर सवालात उठा रहे हैं। तो आज कुछ तारीख़ के वाक़यात, तारीख़ के पन्ने भी आपके सामने खोलेंगे। मेरे साथ आज मेज़बान और मेहमान के किरदार में होंगे डॉक्टर शुजात मुबारक। वेलकम करता हूँ डॉक्टर साहब आपको। थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले क्योंकि कल स्टॉक एक्सचेंज का तफसीलन हम जायज़ा नहीं ले पाए, कल हालात भी कुछ इस तरह के थे। बिल्कुल, क्योंकि देखें पूरे मुल्क के हालात जैसे भी हों, लेकिन कराची शहर जो है वो पाकिस्तान का बिजनेस इंडिकेटर है आपका। तो अब वहाँ पर चूंकि इंडिकेटर भी है, सोशल इंडिकेटर भी है, तो एक अबहम या कन्फ्यूजन सी थी जी। और उस अबहम या कन्फ्यूजन की वजह से कुछ कहना कबल अज़ वक्त हो रहा था कि हम क्या कहें, क्योंकि खुद वो सहाफ़ी जो ऐसे खुश हो रहे थे, मैं कुछ सहाफ़ियों को देखा, उनकी शक्लों को देखा, कल तक वो मैं कहूँगा कि उनकी कुछ और समत थी, आज उनकी कुछ और समत थी। तो वो भी ऐसे खुश थे जैसे उनके यहाँ घर में कोई वलीमे की दावत हो रही है। पर फिर मैंने उनके चेहरे उतरते और उनकी रंगत, वैसे कहना नहीं चाहूँगा, वो उर्दू की कहावत है कि उनका रंग हो गया। खैर एनीवे, समझ गए आप। अभी भी अबहम है, अभी भी फ्लूइड है सिचुएशन। लेकिन आपको बता दूं, बेरिश स्पेल एंड्स एट PSX, इंडेक्स गेन्स 106 पॉइंट्स। अच्छा, काश कोई मुझे समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। खैर फिर भी यहाँ पर आगे चलते हैं। टर्नओवर वाज कंसिडरेबली लोअर ओइंग टू ऑनगोइंग फ्यूचर्स रोल ओवर वीक। खैर, लैक ऑफ ट्रिगर्स एंड नो सीरियस इंस्टीट्यूशनल फ्लोज। ओके, तो यानी जो मुल्की सियासत में जो कुछ हो रहा है जी। वो किड़ाई में जो है वो पकोड़े तले जा रहे हैं, किड़ाई में समोसे तले जा रहे हैं, तो नथिंग हैपेंड, नथिंग हैपेंड भाई। एवरीथिंग हैपेंड इन द पास्ट 3 days। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड दैट कुड हैपेंड इन दिस कंट्री, तो नथिंग हैपेंड। खैर एनीवे, तज्जियाकार की अपनी सोच और अपनी फिक्र होती है। खैर एनीवे, मैं इस बारे में कोई ख़ास बात नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी आगे चलते हुए आपके सामने रख दूँ कि ये 106 पॉइंट का इजाफा हमने देखा है। इसके साथ साथ जो है वो तेल की कीमतों के अंदर ऐसा लिखा आ रहा है कि 2% जो है वो कमी हो गई, और सोने की कीमतें जो हैं वो भी थोड़े दबाव का शिकार रहीं। और पिछली दफ़ा हमने जिक्र किया था तो $1337 औंस था, इस दफ़ा 1349। जी, हमेशा गलती कर देता हूँ मैं, 49 मीन 39 जी, नहीं 39 सॉरी, आगे पीछे हो जाता हूँ, सॉरी, बिकॉज उर्दू लाइक इंग्लिश इज ऑल्सो लिटिल बिट फनी लैंग्वेज, तो जानबूझ के भी कभी बार गलती करता हूँ। गोल्ड इन तोला टर्म्स क्लोज्ड एट 52,533। अच्छा जी, और ग्राम के अंदर जो है वो 45,086। तो वो ख़वातीन जो बच्चियों के लिए जहेज़, वैसे एक लानत होती है लेकिन हम सब लोग लेते भी हैं, देते भी हैं, नहीं लानत नहीं, जहेज़, सॉरी मैं बार बार दोहराता हूँ क्योंकि माशरे की ख़राबियों के बारे में आगाही देना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मसला ये है कि वो फिर पूछती हैं भी जहेज़ कब बनाएं। तो पहले मैंने इनको बता दिया था कि रमज़ान से पहले बनवा लें या रमज़ान के दौरान बनवाएं। तो जिन ने बनवाया उनको फ़ायदा हुआ। गोल्ड की कम होती हैं। आज मौजू मैं नहीं बताऊंगा जी, आज मौजू आप ही बताएंगे। अच्छा, मौजू बिल्कुल आप ही आगाज करेंगे, क्योंकि मेज़बानी मेहमानी के दोनों के जो फ़राइज़ हैं वो आपने स्टॉक पे बड़ा अच्छा जो है वो उसकी खबर पढ़ दी। तो मैं सिर्फ इस पर एक तबसरा करता हूँ, फिर मैं मौजू बल्कि मैं फिर आपसे सवाल पूछूंगा। जी प्लीज़ पूछ लीजिएगा। तो एक तो ये कि नॉर्मल एक्सपेक्टेशन ये थी कि स्टॉक जो पास्ट अगर हिस्ट्री को देखें तो स्टॉक डिप करेगा, मतलब वो लोग, लेकिन अनलाइक दैट जो है वो स्टॉक ने उसमें 106 पॉइंट के साथ फिर भी वो कह रहे हैं बेरिश एंड, बट स्टिल स्टॉक जो है वो इंक्रीज कर रहा था। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अच्छा, जो पॉलिटिकल और जो सोशियो पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिस्ट हैं और जो एनालिस्ट हैं वो इसको बड़े एक मुस्बत अंदाज में देखते हैं। अच्छा, वो कहते हैं जनाब के पास्ट में अगर जब ऐसा होता था तो स्टॉक डिप करता था, डाउन जाता था। अभी ऐसा हुआ तो स्टॉक डाउन नहीं किया,
इसकी वजह, अब इसका मतलब ये है कि लोगों ने जो जिनकी वजह से स्टॉक डिप करता था उनका अब डर उनके लोगों के दिलों में ख़त्म हो रहा है। ये एक परसेप्शन है कि और लोग ये समझते हैं कि जी वो जो लॉ एंड ऑर्डर पहले बहुत लंबा अरसे तक मसला बना रहता था, अब वो खैर इतना मसला नहीं बना रहेगा। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है वैसे कि चलें, लोगों ने जो या बिज़नेसमैन है वो ये समझता है कि जी अब न्यूज़ से या स्ट्राइक से इतना कुछ ज़्यादा बिज़नेस इफेक्ट नहीं होगा। अब इसमें रियलिटी कितनी है ये तो आगे चल के पता चलेगा। तो खैर ये तो स्टॉक का हो गया। अब हम कुछ पहले भी डिस्कस कर रहे थे, प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी हमने डिस्कस किया कि हमारे मुल्क में एक हवा चली है या ये एक ट्रेंड हमने सेट किया है कि जब भी मतलब कोई भी आपने अपने आप को पॉपुलर करना है या जब भी किसी को रेडिकूल करना है, आप और आपके पास कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, तो आप ये कह दें जी कि वो नॉन स्टेट एक्टर है या वो मुहिब्बे वतन नहीं है। ठीक है जी। पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग फेडरल गवर्नमेंट। उनके आप देख लें कि उनकी अपनी जो भी लिंक्स है या जो भी अपने उनके बिजनेस सेटअप्स हैं, लेकिन जब भी वो बात करते हैं जनाब कि पाकिस्तान में फ़लाँ पार्टी जो है वो गद्दार वतन है, फ़लाँ शख्स गद्दार वतन है, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर ये सारे गद्दार वतन हैं तो जो हमारा लाहौर में इंसिडेंट हुआ या इसके अलावा भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, तो क्या अगर ये स्टेट भी जो अगर यहाँ पर टेररिज्म करती है, इसको स्टेट टेररिज्म कहते हैं, तो क्या वो भी उसके खिलाफ भी कोई मुकदमा नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए सर, बिल्कुल चलना चाहिए। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, मैं तो हमेशा, देखें यही मुल्क के अंदर अभाम है, ये इन्वेस्टमेंट को रोक देता है। मैं आपको सच बताऊँ, बिजनेस एक्टिविटी को भी रोक देता है और सोशल जस्टिस सिस्टम के ऊपर बहुत सीरियस क्वेश्चन उठाता है। देखें, लोग अल्लामा ताहिरुल कादरी से इत्तेफाक ना करते हों, लेकिन उनकी पार्टी से इत्तेफाक ना करते हों, उनके नज़रियात से इत्तेफाक ना करते हों, उनकी मर्जी है, लेकिन जो सानिया मॉडल टाउन में पेश आया उसकी मजम्मत करनी चाहिए और उसका मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन अब उसके अंदर जो मतलूब अफराद हैं उनको भी इकट्ठा करना चाहिए। सारी दुनिया ने देखा, आपके ख्याल से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी इस मुल्क के अंदर गुल्लू भट्ट को देख के? नहीं, आप गुल्लू भट्ट को लेकर जाएं दुनिया में और बोलें फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो। हाँ, और आप ये कहते हैं कि जी इमरान खान या जो भी मैं नाम अभी मैंने किसी का भी XYZ वो कह लें कि जी उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट रोक दी। भाई ये गुल्लू भट्ट, इस तरह के लोग, इन्होंने नहीं रोकी, गुल्लू भट्ट ने नहीं रोकी सर। सारी दुनिया ने मनाजिर देखे। मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान बिकेम द लाफिंग स्टॉक। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं फॉरेन इन्वेस्टर हूँ, मैं 1 रुपया पाकिस्तान में ना लगाता गुल्लू भट्ट को देखने के बाद। यानी एक क्रिमिनल आदमी गाड़ियां तोड़ रहा है, अमलाक को नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए सर, लोग कत्ल माफ कर देते हैं, माशी कत्ल माफ नहीं करते। लोगों की गाड़ियां तोड़ता रहा वो, पुलिस उसके साथ खड़ी हुई है। ये सारी चीजें बैरूनी ज़राए अबलाग के पास जा रही हैं, पूरी वर्ल्ड देख रही है कि ये क्या हरकतें हो रही हैं। एक शख्स है वो डंडा लेके भाग रहा है, पीछे पुलिस वाले उसके भाग रहे हैं, और ये तस्वीर दुनिया भर में जा रही हैं, अमेरिका में जा रही, कनाडा में जा रही, नॉर्वे में जा रही। देखो सर, मेरे फैन सारी दुनिया के अंदर है, माजरत के साथ मैं कहूँगा, और बहुत सारे उनमें से पेट से भी ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने हमेशा, बहुत सारे लोग हैं नॉर्वे में रहते हैं, बहुत सारे मेरे फैंस हैं, अमेरिका में रहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में मेरे बहुत सारे फैंस हैं। उन्होंने कहा सर ये जो चीज़ें हुई हैं, नाइंसाफ़ी अपनी जगह, दुनिया हंस रही है, मजाक कर रही है कि आप लोगों का माशरे का निज़ाम क्या है, आपका कानून का निज़ाम। अच्छा अली भाई, यहाँ पे एक बात जो कि मेरा अपना ज़ाती तज़किया है और मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि हमारे यहाँ बड़ा मसला है कि हम एक शख्स की ये नहीं देखते कि वो शख्स बात क्या कर रहा है, हम उसकी बात से पहले हम ये देखते हैं कि उसका मकतबा फ़िक्र क्या है, उसकी जो आप लसानी वो किस तबके से ताल्लुक़ रखता है, जियोग्राफिकली वो कहाँ पे लोकेटेड है, और फिर उसकी बात का हम जाके देखते हैं कि इसकी बात को की क्रेडिबिलिटी है या नहीं। हालांकि होना ये चाहिए कि आप उस शख्स के मकतबा फ़िक्र से या उस शख्स की लसानियत से या जो भी उसकी जो बैकग्राउंड है, आप उससे इत्तेफाक करें या ना करें, आपको चाहिए कि उसकी बात को तोलें कि वो बात किस हद तक जो है वो क्रेडिबल है या नहीं। लेकिन सर हमने वो कर दिए जो बाकी लोग नहीं कर पाते। अब इसके साथ ही आपकी इजाज़त के साथ डेली टाइम्स की तरफ आए। मैंने अपने लिए कुछ हुदूद क़ुयूद खुद बनाए हुए। जी बिल्कुल। क्या करता हूँ, ज़्यादा बात करें, कोई गलत फहमी भी ऐसे तस्वर कर सकता है, किसी की शख्सी तनकीद कतई इसका मकसद नहीं होती। सर मीनवाइल कराची हैज़ ए न्यू मेयर, मुबारक हो फ्रॉम दी MQM। हम सबको ही मुबारक हो, या ये तो कारकर्दगी उनकी बताएगी कि कूड़ा हट जाए, शहर के मामला ठीक हो जाएं, सीवेज इशूज़ रिसॉल्व हो जाएं। जो आपको पता है कि अब रोशनियों के शहर को लोग माजरत के साथ, बड़ी माजरत के साथ लोग सिटी ऑफ गार्बेज कहना शुरू हो गए। मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं, अखबारात में आ रहा है, टेलीविज़न पर चल रहा है।
और अरबी में कहते हैं ना अल तुलफिज़्यून, बिल्कुल, तो उस पर भी चल रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि शहरी हालात ठीक हो जाएं, पानी की तक लोगों की रसाई हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी की सिचुएशन काफ़ी बेहतर हुई है और मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, बीच बीच में तकलीफ़ होती रही है। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, इसको ठीक करना है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी थोड़ा सा बैलेंस करना है, स्ट्रीट क्राइम रिड्यूस होना चाहिए, बड़े टेररिज्म के वाक़यात तो ख़त्म हो गए अगर हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी शहर में रिवाइव हो। यहाँ पर अगर आपको इजाफा करना चाहें फिर मैं पानामा पेपर की तरफ जाना मैं थोड़ा सा ये कहना चाह रहा था कि सिटी गवर्नमेंट के कराची के हवाले से और जो भी आपकी वैसे भी बलदियाती इलेक्शंस काफ़ी सारे एरियाज़ में पाकिस्तान के हो गए हैं जी जी, तो एक बात तो ये कि ये बड़ी अच्छी पॉजिटिव थिंग कि जी आप इक़्तिदार को ग्रॉस रूट लेवल तक लेके जाते हैं, लेकिन हो क्या रहा है और होगा क्या कि ये जो जितने भी हमारे बलदियाती जितने नुमाइंदे हैं, बजाय इसके कि ये अपना एक प्लान लेके आएँ, ये बेचारे अपनी पॉलिटिकल वो सेटअप्स और जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं उसी में ही वो जुटे रहेंगे और वही आपका ना उनका कोई प्लान एग्जीक्यूट होगा और ना ही उनके पास से कोई आगे चीज़ कोई डेवलपमेंट के लिए निकलेगी। ये वैसे नॉर्मल देखने में आया है। अब इसमें हमारी एडवाइस क्या हो सकती है, हमारी सजेशन क्या हो सकती है, वो ये है कि जो भी चाहे आप कराची का मेयर हो या जो भी किसी दूसरे भी सिटीज़ या टाउन के जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, अपनी पॉलिटिकल जो भी चीज़ें हैं, क्राइसिस हैं या उनकी एफिलिएशन है, उनको साइड पे रख के एक छोटा सा मतलब आप शहर के मोटे मोटे मसाइल को देख लें और उसमें एक दो कोई लॉन्ग टर्म मंसूबे उसको शुरू कर दें। अपने जो मेजर जो ट्रंक्स हैं, जो पॉलिटिकल ट्रंक्स हैं, उनके साथ कनेक्ट करके आप फंड्स के थ्रू आप सिर्फ 2-4 बड़े, जैसे कराची का सबसे बड़ा मसला, एक बहुत बड़ा मसला है ट्रांसपोर्टेशन का। मास ट्रांसिट, आपका मास ट्रांजिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कराची। और ये आप चाहे जो भी मेयर हो कराची का, उसको इस पे बहुत तवज्जो देनी चाहिए। जो पहले मेयर थे कराची के, उन्होंने भी इस पे काफ़ी काम किया, लेकिन अब क्योंकि सूरत हाल काफ़ी तब्दील हो गई है, तो अब आपको जो रोड्स बनाने के बजाय यू हैव टू टर्न टुवर्ड द रेलवे ट्रैक्स। आपको मास ट्रांजिट्स की जो चीज़ें हैं वो बनानी होंगी और उसकी तरफ वो देखना होगा। तो ये मेरी एक उसमें एक्चुअली क्या है कि मास ट्रांजिट का चूँकि आपने जिक्र कर दिया, ये मौजू मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मसला ये है कि मैंने सुना कि बाहर के भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए, माहिरीन, तो उन्होंने कहा कि जी हम भी लंदन अंडरग्राउंड की तर्ज पे 70s से ये चल रहा है, भुट्टो साहब भी बनाना चाह रहे थे। अब जिधर खुदाल मारें अंदर से बिजली की तार निकल आए, शहर में बिजली नहीं लेकिन बिजली की तार निकल आए। जहाँ खुदाल मारें वहाँ पे पानी की पाइप निकल आए, शहर में पानी नहीं पीने को लेकिन हाँ, और टेलीफोन की वायर निकल आए। टेलीफोन भी नहीं चल रहा है आजकल, वैसे ये भी मैं आपको बता दूँ, लेकिन इस सिलसिले में मैं अभी बात करूँगा थोड़े अरसे में, लेकिन मैं मुफस्सिल प्रोग्राम करूँगा देख के। लेकिन इसके अलावा जो है मतलब जहाँ खुदाल मारे अंदर से गैस की पाइप। सोच ही रहे हैं कि शहर के लोगों के पास वसाइल नहीं है, ना बिजली ना पानी, तो वो दफन हो गई है ना सारी तारें। वेल सेड, इसलिए सारी तारें दफन हो गई। वेल सेड, वेल सेड। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मास ट्रांजिट प्रोग्राम और इसको किस तरह से आगे लेकर चला जा सकता है, इस पर बात करेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी। ब्रेक पे जाने से पहले हम मास ट्रांजिट के बारे में बात कर रहे थे। डॉक्टर शुजात मुबारक जो हैं वो हमें बता रहे थे इस मुतालिक कि इसकी बड़ी अहमियत है। लेकिन इससे कबल कि हम इस मौजू की तरफ जाएँ, दो सवालात हमारे नाज़रीन की जानिब से आए हैं, सबसे पहले उनको एड्रेस कर लें। एक तो मेहरुन्निसा मोतीवाला साहिबा ने जो है वो प्रॉपर्टी के बारे में दोबारा से बात पूछी है और वो यही जानना चाह रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना सिर्फ के मेहरुन्निसा साहिबा बल्कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स लग जाने के बाद प्रॉपर्टी की कीमतों में कमी आएगी या नहीं आएगी। वक्ती तौर पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि प्रॉपर्टी मार्केट दबाव का शिकार है, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसा भी मुमकिन है कि तुक्का लगे तो आधो आध कीमत के अंदर भी लोग आपको दे दें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान छुड़ानी होगी, प्रॉपर्टी से फंस गए होंगे। लेकिन फिर मैं दोहराता चलूँ कि सिर्फ ये एक महज एक शख्सियत पर फोकस करती हुई प्रॉपर्टी टैक्स की पॉलिसी है, ये सबके लिए नहीं होगी। मतलब कानून तो सब पर लागू होगा, लेकिन ये लाया इस वजह से गया ओवरनाइट क्योंकि एक कोई शख्सियत है जो शायद है भी और नहीं भी है। मुझे याद है हम कसौटी खेला करते थे, बिल्कुल। उसमें अजीबो गरीब किस्म के सवाल होते थे, है भी और नहीं भी है। तो इसी तरह एक शख्सियत है
जो शायद आपने जिक्र किया था मैंने, काफी लोग पहुंच गए थे, क्योंकि पहुंच गए थे। हाँ, बाद मैं मिला कुछ लोगों से, तो आप समझ गए बात को। देखें असल में मसला क्या है कि झूठ बोलने से सच छुप नहीं सकता जी। तो वैसे भी आपको वो बाबा ने कहा हुआ है कि आप तो हाँ। तो बस फिर मैं उतना ही, मैं क्या करता हूँ कि इशारों में सच ही बोलता हूँ, लेकिन पूरी बात नहीं करता। तो प्रॉपर्टी का बहन मेहरुनिसा और दीगर और लोगों के लिए भी मेरा जो मुख्तसरन जो मेरी राय होगी वो ये होगी कि बेटर वेट आउट द स्टॉर्म। मेरा ऐसा ख्याल है कि प्रॉपर्टी आपको अच्छी कीमत पे मिल जाएगी। जो अपार्टमेंट्स की बातें कर रहे हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली इट इज़ शॉकिंग डॉक्टर साहब के यू नो अपार्टमेंट्स आर बीइंग सोल्ड इन दिस सिटी एट 2 और 3 करोड़। तो उसका तो बम्बई वाली कीमतें होती जा रही। बम्बई का जिक्र बीच में क्यों आ गया? खैर एनीवे, ये तो वही कीमतें होती जा रही हैं जो पड़ोसी मुल्क के अंदर बिजनेस हब में हो गई। तो हमें खुद को कंट्रोल करना है, अपने पे काबू रखना है। इसके पीछे पहले करप्शन का पैसा था, ये भी आपको बताता चलूं, और अंडरग्राउंड इकोनॉमी, ब्लैक मनी, और आप ये समझ लीजिए काफी हद तक उसमें इन्वॉल्व था। ये उसमें इन्वॉल्व था, और इसमें ये बोर्ड्स का पैसा बहुत था। ये जो एडवर्टाइजिंग बोर्ड थे ना नाजरीन, इसका पैसा बहुत था। असल में ये जो रोक रहे हैं ना, आप समझने की कोशिश करें, वो एक बड़े मशहूर हमारे मुल्क में एक डॉक्टर हैं, क़यामत का हाल भी बताते हैं। पता नहीं, कहते हैं अभी 48 घंटे रह गए क़यामत आने में, हुकूमत जाने में 12 घंटे रहते हैं। तो वो इकोनॉमिक टेररिज्म आपको याद होगा बड़ा करते थे शोर, तो उस पर बड़ा वर्क हुआ है। हमारे यहाँ मुल्क के अंदर बहुत सारे इदारे हैं, वो दाहिने और बाइने हाथ पर भी बैठते हैं, वो बहुत सारे इदारे हैं। तो वो इदारे जो हैं उन्होंने इकोनॉमिक टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए जो मनी का सप्लाई है उसको कर्टेल करने के लिए स्टेप्स लिए हैं, ताकि दहशतगर्दी के लिए जो पैसे इस्तेमाल होते थे उनका गला घोंट दिया जाए। क्योंकि अच्छा, इसमें सिर्फ एक बात मैं ऐड कर दूं। एक तो ये कि बॉटम लाइन ये कि दिस इज द टाइम टू वेट, नॉट टू बाय और सेल, पहली बात। दूसरी बात ये कि फॉर्मल आपकी हमारी बहुत सारी इकोनॉमी इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है वो हमेशा आपकी जो ऐसी जो नॉन इकोनॉमिक ऐसी एक्टिविटीज विच आर नॉट रिक्वायर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जनरेट करती है, और ऐसी एक्टिविटीज़ जो बैंड होती हैं कंट्री में उनके लिए फंडिंग भी प्रोवाइड करती हैं। इसीलिए जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज हैं उन्होंने ये देखा कि जो टेररिस्ट है हमारे कंट्री में, टेररिज्म के लिए फंडिंग्स, बहुत सारी फंडिंग्स जो है वो आपकी अंडरग्राउंड इकोनॉमी से आ रही है। अगवा लोग हो रहे हैं, उससे वो जो रैंसम अमाउंट बच्चे अगवा करके और वो आप उनके सेल कर रहे हैं, बच्चे सेल कर रहे हैं जो है वो बेच के, तो इस तरह वो जितनी भी है दिस काइंड ऑफ, इसी तरह वाइन और स्मगलिंग एंड ड्रग्स। बल्कि आज की अखबार में भी कहीं अंदर के पेज पे था कि फेडरल कैपिटल में ड्रग्स जो है वो बहुत यस उस पर हम डिस्कस करेंगे, ऑफ कोर्स इट इज देयर इन द पेपर। अच्छा, यहाँ पे एक मैं आपको, चले पहले आप इसको डिस्कस कर लें, फिर मैं आपकी मैं दूसरा सवाल भी कर लूं। दूसरा सवाल भी वैसे तो बड़े खौफनाक सवाल भेजते हैं शायद निसार साहब, लेकिन आज शायद निसार साहब ने स्टॉक से मुतालिक सवाल पूछा है। उन्होंने कहा अगर रोज बेवजह स्टॉक 250 पॉइंट बढ़ता रहेगा तो फिर तो 30,000 पॉइंट साल में बढ़ जाएगा, छुट्टियां निकाल के। तो हकीकी स्टॉक एक्सचेंज कहाँ खड़ा होता है? तो मैं आपको अपनी बता देता हूँ कि इन्फ्लेटेड लेवल के ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के मुताबिक 28,000 स्टॉक मार्केट की सतह बनती है। डॉक्टर शुजात साहब भी इस चीज़ के गवाह हैं कि मैं काफ़ी एनालिसिस करता रहता हूँ इसकी स्टॉक मार्केट की, और खूब छानबीन करता हूँ, इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर और वेबसाइट से रेफ़र करता हूँ। सही है गलत है उसकी कोई जजमेंट मैं नहीं चाहता कोई दे मुझे, और उसकी लोअर साइड आप समझें तो तकरीबन 11,000 से 17,000 के दरमियान है। यानी अगर बैंड में बनाऊं तो 11,000 से 28,000 के दरमियान मार्केट कहीं पर भी स्टैंड कर सकती है। अभी मार्केट, मेरा ऐसा ख्याल ये है कि जैसे, और इसमें भी कोई गलत या सही की बात नहीं होती, असल में क्या होता है कि मद व जज़र होते हैं, लहरें उठती हैं। मेरा वैसे ज़ाती ख्याल है, जो कि टेक्निकल एनालिसिस मैंने भी थोड़ी बहुत जी आप अपने मिजाज से बताएं जी। 22 से ज़्यादा नहीं है, उससे कम ही है। बहरहाल अब नहीं सही है, 11 और 28 का अगर मीडियन निकालें तो एक्सट्रीम्स आपको दिए हैं मैंने। हाँ, मतलब 20 मिलता जुलता है ना, ये इसका वो फिगर होगा। खैर, तो ये एक मैथमेटिकल एक्चुअली इसलिए बता रहे हैं आपको, ये है कि स्टॉक क्योंकि हमारे स्टॉक बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स पे चलता है, तो इसलिए वो सेंटिमेंट्स कई दफ़ा, क्योंकि सेंटिमेंट्स का कोई एक फॉर्मूला नहीं होता, सेंटिमेंट्स आर नॉट अ साइंस, तो वो कई दफ़ा एक नेगेटिव सेंटिमेंट स्टॉक को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा होता है, और कई दफ़ा एक पॉजिटिव सेंटिमेंट स्टॉक को नेगेटिवली वो इफेक्ट करता है। तो जैसे बल्कि 2-3 हमने इंसिडेंट्स देखे जो कि बड़े, इट्स अ काइंड ऑफ कंट्रास्ट, एक तरफ टेररिज्म हो रही है, दूसरी तरफ स्टॉक बढ़ रहा है। जैसे अभी ये पॉलिटिकल जो यहाँ पे कुछ क्राइसिस डायलेमा क्रिएट हो गया, आप देखेंगे स्टॉक। तो खैर सेंटिमेंटल स्टॉक एक्सचेंज में ये तो ये उनका हिस्सा है, ये आप उस अनप्रेडिक्टेबिलिटी इस तरह की तो खैर रहती है। सर प्ले में आपको एक्चुअली बताता हूँ ना, प्ले ये है कि काफ़ी अरसे से ही प्रॉब्लम आ रही थी
एक फरिश्ता कराची आया, उसने जहाँ टेररिज्म को रोकने की कोशिश की, इशारों में बता रहा हूँ, वो जहाँ सांप का सर काटे आगे 2 सांप निकल आए, 2 सर निकल आए। अब वो बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा फॉर एवरीथिंग टू हैपन यू रिक्वायर द मनी, फॉर एवरीथिंग यू रिक्वायर। देखो इशारों में बता रहा हूँ, लोग समझने वाले समझ गए, आप भी समझ गए, लोग भी समझ गए, और मैं ना समझूं, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन इशू क्या था कि देयर इज अ मनी सप्लाई कमिंग फ्रॉम समवेयर। तो हर जिधर से पैसा कमाया जा रहा था, जरूरत से ज्यादा, नाजायज, गलत, उसको रोकने की कोशिश की गई। इकोनॉमिक टेररिज्म के लिए सबसे पहले करप्शन पे हाथ डाला गया, आपको पता है। उसमें कुछ आम शख्सियात हमारे भाग गई यहाँ से, पाकिस्तान से, आपको पता होगा, बहुत सारी शख्सियात थी। चंदे को एयरपोर्ट पे भी रोका गया, फिर भी वो एश्योरेंस लेके यहाँ से चले गए। खैर, जो भी सिलसिला था आपके सामने, मेरी को अपनी बनाई हुई चीज़ें नहीं। दूसरी चीज़ ये थी कि हमारे मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पे शहर कराची के अंदर साइन बोर्ड का पैसा जो है इस तरफ जा रहा था। तो वो हम सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं, शहर भी बड़ा बेहंगम लग रहा था, तो अच्छा है वो साइन बोर्ड से हमें निजात मिल गई। लेकिन पैसा जो है वो हुकूमत की आमदन तो मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सारी लोगों की आमदन जिधर आ रहा था उसको पकड़ा, कुछ इंक्लूडिंग रियल एस्टेट। दिलचस्प और अजीबो गरीब सी खबरें हैं। एक इदारा है जो कि मैं चले उसका नाम नहीं लेता, लेकिन ले भी दें तो कोई बात नहीं, ले दें। एक रिसर्च आप समझ लीजिए इंस्टीट्यूट है, और वो हमेशा बड़ी दिलचस्प किस्म की इंटरेस्टिंग रिसर्च करके नौजवानों पे वो करते हैं, नौजवानों पे बिल्कुल। और बल्कि जो कल उनकी लेटेस्ट रिसर्च अपडेट आई है, बड़ी अमेजिंग है। अच्छा, कि पाकिस्तान में प्रोडक्टिविटी लॉसेस उन्होंने प्रोडक्टिविटी लॉसेस में ये देखा है कि प्रोडक्टिविटी बिजनेस की नहीं, आपकी ये भी देख लेंगे एजुकेशन में या आपके बिजनेस में भी और आपके तालीमी इदारों में भी। बताएं ना, मेरा दिल मचल रहा है जानने के लिए। पाकिस्तान में 13%, एक बड़े इंपॉर्टेंट 13% तक प्रोडक्टिविटी लॉसेस किसी एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से। क्या? और वो रीजन है लव सिकनेस। लव सिकनेस। अच्छा, अब लव सिकनेस क्या है? इट वाज अमेजिंग फॉर मी। अच्छा, लव सिकनेस क्या है? उसने उसको कनेक्ट किया है आपके सोशल मीडिया के साथ। आपके जो टाइम वेस्टेज, बिल्कुल सोशल मीडिया के थ्रू जो आपके जितने भी नौजवान या यूथ है, दे आर कनेक्टिंग वन वे और अदर विद द वेरियस काइंड ऑफ जो भी आप उसमें आप समझ लीजिए कि आप फ्रेंडशिप या जो भी है, ठीक है जी। अब वो पूरी रात वो जो आपकी वो जो रिलेशनशिप है, और नहीं ये कम बताया वो करके मैं आपको बताता हूँ, मेरे ख्याल से 70% लॉसेस हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी के हो रहे हैं। बड़े मोहतात, और ये बहुत ही मैं आपको बताऊं कि ये हमारी स्टेट के लिए भी वो मुल्क जो कि जिसने बगैर किसी देखे वाली ऐसे ही इंटरनेट को भी और सोशल मीडिया को भी अलाउ कर दिया और मोबाइल पैकेजेस भी निकाल दिए, इस चीज को उन्होंने कभी नोट ही नहीं किया। सर ये डिजाइन ही इसलिए किए गए हैं, ये कहती है कि मोबाइल पैकेज डिजाइन इसलिए किए गए हैं ताकि हमारी यूथ बर्बाद हो जाए, और मोबाइल पैकेज डिजाइन इसलिए किए गए। इसका एविडेंस है, एविडेंस ये है कि अगर ये इसी तरह से होगा तो ये एक्सपोनेंशियली और इंक्रीज करेगा। सर आपको पता है एक्चुअली इसको प्रमोट करना है, सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा लोग आ गए हैं। सर मैं आपको बताऊं, एक्चुअली ये जो मोहब्बत का जज्बा होता है, इससे काम में और ज्यादा तेजी आनी चाहिए। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, क्योंकि वैसे नाजरीन को बता रहा हूँ, रियलिस्टिक इशू है। व्हेन यू आर इन हैप्पी मूड, बिल्कुल आप वो करते, आप ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए गोरे कहते हैं कि भी आप हैप्पी रहें, समझ जाए बात। तो उनके यहाँ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। आपके यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि माशरे में कज्जन है, नफरत के ऊपर कोई पाबंदी नहीं, जितनी मर्जी नफरत करनी है, मोहब्बत पे पाबंदी है, मोहब्बत पे पाबंदी है। मैं नहीं कतई ऐसे फरोग दे रहा है ऐसे माशरे में जिसमें बेहूदगी या बेहयाई हो, लेकिन उससे क्या मसला क्या हो रहा है कि रात भर जब नौजवान हमारे इंटरनेट, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर और इसके अलावा टेलीफोन पर और इंस्टाग्राम पर भी मसरूफ़ रहते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारे जो काम करने की सलाहियत है, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, कम हो गई। 13% उन्होंने गलत बताया, मैं 70% जो उन्होंने कहा है वो है डिप्रेशन भी। वो ये कहते हैं कि क्योंकि जब आप हमारी सोसाइटी अभी इतनी ओपन नहीं हुई, जी लोग सोशल मीडिया के थ्रू रिलेशनशिप में आपने वो किसी के साथ दोस्ती हो गई, अब आप जनाब शादी करना चाह रहे हैं, आपके घर पे वो माशरे की दीवारें खड़ी हो गई, अब आप आ गए डिप्रेशन, अब काम जीरो। जब आप डिप्रेशन में आएंगे तो आपकी वैसे ही हमारी सोसाइटी में इतने मसले मसाइल हैं, ये एक नया मसला उसमें मैं आपको सच बताऊं, और आपकी प्रोडक्टिविटी वो बिल्कुल जीरो हो गई। मैं आपको सच बताऊं, बिल्कुल सच बताऊं, मैंने कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, लोग डल हो जाते हैं, मुझे फौरन पता लग जाता है इनका कोई केस चल रहा है। बिल्कुल मैं उनसे पूछता हूँ भाई आप काम नहीं कर रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, आप इतने डायनेमिक आउटस्टैंडिंग वर्कर हैं। अच्छा स्टूडेंट्स में भी यही है, पढ़ाई में भी नाज़रीन यही है, स्टूडेंट्स की मेरे पास स्टूडेंट्स बेचारे जाया हो जाते हैं। मेरे स्टूडेंट मेरे रेफरेंस से कहीं जॉब पे गए हैं, मुझे आगे उन्होंने बताया भाई ये किस चक्कर में पड़ गया, वो तो काम ही नहीं कर रहा। बड़े अच्छे और बड़े आप समझिए कि प्रोडक्टिव जो स्टूडेंट्स थे, और ये एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना बनता जा रहा है। अच्छा एक और इशू बताऊं,
जब इसमें जब आप जो लाइफ के आप फेज में से गुजर रहे होते हैं, व्हाट हैपेंस इज दैट इफ यू गेट इन्वॉल्व व्हाट एवर केस, आप एनालिटिकल एनालिसिस नहीं कर सकते। मैंने इस पर रिसर्च की है, जिसके माने यस आपकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने की सलाहियत खत्म हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि आप कैलकुलेशंस नहीं कंडक्ट कर पाते, जो फोकस चाहिए होता है वो नहीं कर पाते। कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल के अंदर आपकी रिलेटिव इंप्रूवमेंट आती है। थोड़ी सर रिसर्च खादिम आपको बता रहा है। बेसिकली क्या है कि कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल थिंकिंग के अंदर, क्योंकि इंसान जब दुनिया से मतलब वो हो जाता है ना, बेरहरवी इख्तियार कर लेता है, पता नहीं उसको ये कहते हैं क्या कहते हैं, मुझे उर्दू इतनी अच्छी आती नहीं, तो जब किनारा कशी इख्तियार कर लेता है तो उसके कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल देखिए सर, मैं हर चीज़ को एज ए अपॉर्चुनिटी समझता हूँ। मैं क्या कहता हूँ कि यार अगर कोई मुश्किल आ गई तो इसके ये माने नहीं कि उसको मुश्किल समझें, इसके माने ये है कि उसको एज ए अपॉर्चुनिटी यूज कर चैलेंज ले लें, एज ए चैलेंज ले लें। तो ऐसे लोग जो इसमें मुब्तला हैं वो किताबें लिखने के बड़े माहिर हो जाते हैं। किताबें वो लिख सकते हैं, फिक्शन पे बहुत कुछ लिख सकते हैं, शेर व शायरी शुरू निकलना शुरू हो जाती है उनमें से। देखिए एक बंदा है फाइनेंस और चीजें, मतलब ये देखें कि फाइनेंस में काम कर रहा है, हाँ, अब वो नहीं कर सकता, नो करेगा। इसी तरह से लाइफ इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, उसमें ये शेर व शायरी और ये इस तरह की चीजें जो है वो आपकी किसी एक पर्टिकुलर ज़ाहिर है कि वो चल तो सकती हैं एज ए फ़नून लतीफ़ा, लेकिन आपकी कॉमन लाइफ में नहीं चलती हैं, कॉमन लाइफ में नहीं चलती। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये वैसे वालिदैन को भी चाहिए, मैं अपने जो नाज़रीन हैं जो कि पेरेंट्स हैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने बच्चों के बिहेवियर्स को देखें और उनको इस डिप्रेसिव मूड से निकालने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप उसमें उनको और उस मूड में। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, मेरे पास वक्त तो ख़त्म हो गया, लेकिन आपने बड़ा जज्बाती मसला खड़ा कर दिया। सबसे बड़ा मसला तो ये खड़ा हो रहा है कि ये लव सिकनेस जो है ना 45 से ज़्यादा की उम्र के लोगों को ज़्यादा हो रही है और ये प्रॉब्लम है सारी। बात करेंगे वालिदैन वाली आपने बात कर दी। आजकल तो उधेड़ उम्री के अंदर ही सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा मुतहरिक हुए हैं लोग। ऐसे ऐसे मैसेज और ऐसे ऐसे व्हाट्सएप मैसेज मुझे ख़वातीन दिखाती हैं जो उधेड़ उम्र और बुजुर्गी की उम्र के अंदर लोगों ने उनको भेजे हुए होते हैं कि उनका जिक्र मैं आपको टेलीविज़न पर नहीं कर सकता, और उनकी अपनी प्रोडक्टिविटी भी ज़ीरो होती है, माशरे के अंदर मईशत को जितना नुकसान ये मसला उठा रहा है। आपने इसको लव सिकनेस कहा, मैं इसको कुछ और कहता हूँ, लेकिन मैं टेलीविज़न के ऊपर आजकल वो नहीं कहता, लेकिन ये एक बड़ा ही मुश्किल किस्म का मसला खड़ा हो गया है। तो ये जो बिल्कुल हमें इसको प्रोडक्टिविटी को और इकोनॉमिक एंगल को देखना है। इसके यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। नाजरीन, ये बड़े अहम माशी मौज़ूआत होते हैं, कहीं और डिस्कस नहीं होते, हम कोशिश करते हैं इनको प्रोग्राम डिस्कस करें। सोशल मीडिया पे बहुत मुतारिक आपके सवालों के मुंतज़िर। आज के लिए अली नासिर को, डॉक्टर शुजात मुबारक और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।